मैं विनोद कुमार शुक्ल अपने घर पर हूँ। हमें से बहुतों के मित्र और हिंदी के बड़े लेखक विनोद कुमार शुक्ल का कुछ दिनों पहले देहावसान हो गया। आज अगर वो जीवित होते तो उनका 90वां वर्ष शुरू हुआ होता। तो हमारे सामने ऐसे एक विकल्प था कि हम 1-2 दिन बाद स्मृति सभा रखें, पर हमने सोचा कि उनकी इस बहाने जन्मदिन पर रखना उपयुक्त होगा। विनोद जी ने 70 वर्ष का साहित्यिक जीवन बिताया। उनकी पहली कविताएं 1960 में कृति नाम की पत्रिका थी जो श्रीकांत वर्मा निकालते थे, और जिसमें प्रकाशन के लिए वो कविताएं मूर्तिबोध जी ने भेजी थी। 70 वर्ष का जीवन, और वो सारा का सारा, लगभग सारा रायपुर में गुजारा। कृषि महाविद्यालय में पढ़ाते थे। अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित रहते थे। तो एक तरह से उनका सारा साहित्य घर, परिवार, पड़ोस का ही साहित्य है। विनोद जी का जीवन ऐसा बीता, ज्यादातर लेखकों के जीवन और साहित्य में थोड़ी दूरी होती है। कई बार तो कई अंतर्विरोध होते हैं, कई बार तनाव होता है। विनोद जी का जीवन और उनके साहित्य में अंतर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए धीरे धीरे साहित्य ही उनका जीवन हो गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जिंदगी में कभी अपने ऊपर लगे किसी आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। वो मुझसे इस मामले में ठीक उलट थे। मैं हर आरोप का अपने हिसाब से मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करता हूँ, अक्सर विफल होता हूँ, और बात है। लेकिन विनोद जी ऐसे थे जिन्होंने किसी आरोप का, कई तरह के आरोप लगते थे, कोई उत्तर नहीं। उन्होंने अपनी राह भी नहीं बदली। जिस पर तय किया था उस पर जीवन भर चलते रहे। उनकी एक जिजीविषा में और उनके विन्यास में, यानी उनके भाषाई विन्यास में एक तरह की वक्रता है। तो दिखाई तो बहुत सीधी सीधी सादी सी लगती है, पर उसमें एक टेढ़ापन है जो जब आप उनकी कविता और उनकी जो उक्तियां हैं, सब कुछ होना बचा रहेगा। अब जैसे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये कैसे पद बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। तो ये जो उनकी जिजीविषा थी और जो दूसरी तरफ उनका साहित्य था, उसके बीच अंतर कम से कम हो गया। बिल्कुल ही मिट गया ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत कम हो गया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा, और उन पर साहित्य में क्या हो रहा है इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक साहित्य उनके लिए एक तरह का आश्रम था, जिसमें वो रहते थे, अपना मगन रहते थे, और उनको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि आजकल हिंदी में क्या गहमा गहमी है, क्या हो रहा है। कई बार कुछ आयोजनों में हम लोग जाते थे, विनोद जी आते थे, हम लोग तो गहमा गहमी के बारे में कुछ ना कुछ बकवास करते थे, चुपचाप सुनते थे, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी क्या हो रहा है। तो विनोद जी ने एक लगभग अप्रत्याशित लेकिन समरस जीवन जिया, समरस अपने साहित्य से। और उनके
बारे में अब आजकल ये कहा जाने लगा है कि इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये हिंदी की बड़ी लंबी परंपरा है कि जो कहा उसके बारे में ध्यान नहीं दो, जो नहीं कहा या जो कहना चाहिए था उसके आधार पर लेखक को जांचो परखो। तो बहरहाल करने का मौका नहीं है। वो एक छोटे अपेक्षाकृत हास्य के अंचल से लिखने वाले लेखक थे। वो बड़े सत्य की खोज में नहीं थे। उनको ये कोई भ्रम नहीं था कि साहित्य कोई महान सत्य खोज कर हमारे सामने आएगी। मैंने तो अभी हाल में कहा था कि वो जुगनू सच हैं, उनके छोटे छोटे सच हैं जो उनके साहित्य में इधर उधर दिखते हैं। एक बार मैं भोपाल जा रहा था ट्रेन से, तो मैंने कभी ऐसा वृक्ष नहीं देखा था। बारिश हो रही थी बाहर और रात हो चुकी थी, तो एक ऐसा वृक्ष आया और इतनी जल्दी से गुजर गया जो जुगनुओं से भरा हुआ। उसमें पता नहीं किससे इतने असंख्य जुगनू जैसे आ गए थे। मैं कभी कभी विनोद जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये बिंब याद आता है कि वो एक वृक्ष थे जो अनेक जुगनुओं से दिखता रहा। अब पुनश्च अपूर्वान जी के निर्देशन में उनकी कुछ कविताओं का पाठ प्रस्तुत करेगा, उसमें उसके बारे में आप बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। हम विनोद कुमार शुरू को याद कर रहे हैं और उनकी याद उनकी कविताओं से ही शुरू करना मुनासिब है। तो पुनश्च पटना में काम करता है, यहाँ हम चेमगोड़ियाँ और रसचक्र के माध्यम से काम करते हैं। तो हम चेमगोड़ियाँ और रसचक्र के मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ, और उनके बाद वंदना राग कहानी पाठ के लिए। पहली कविता है हवा के झरोखे से झोंका आया। हवा के झरोखे से झोंका आया, ढूंढ के आया, आंधी में खो गया झोंका। कितनी बयार पुरवाई से होकर पछुआ कर हवा की सड़क पर हवा का रिक्शा, हवा ने रिक्शा चलाया, रिक्शे में बैठ झोंका आया। घंटी बजा के नहीं, हवा के हैंडल पर घंटी की जगह उड़ता पपीहा पीयू पीयू से दूरी को सामने से हटाता थोड़ा सा स्पर्श आया। अगली कविता का शीर्षक है गेंद का पड़ोस। गेंद का पड़ोस उछाल आकाश की तरफ किसी भी दिशा में जा सकने के कारण सभी दिशाएं गेंद के पड़ोस में। धरती पड़ोस और गेंद का घर हमारा घर। कितनी गेंदें पड़ोस में खो चुकी थी। गेंद ढूंढने हम किसी के भी घर घुस जाते। घरों में जाना और खो जाना हमने गेंद से सीखा। आम का पेड़। आम का पेड़ उस जगह निष्प्रयोजन था, परंतु आम का पेड़ होने से प्रयोजन था। घोंसला था, गिलहरी शाखों की गलियों में आते जाते दिखती थी। कोई योजना नहीं थी और बहुत कुछ था। पेड़ पर ऋतुएं होती, ग्रीष्म, पतझड़ होती, धूप होती और छाया। वह एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी भी दिन मेरा आना निष्प्रयोजन था, परंतु आम का पेड़ होने से मेरा वहाँ पहली बार का आना आए दिन का पहला दिन हुआ था। यह अनंत अंत का दौर, यह अनंत अंत का दौर, आत्मसात के गांव में आत्मसात का ठौर, आत्मसात का बार बार। यह अनंत अंत का दौर, यह अनंत अंत का दौर, आत्मसात के गांव में आत्मसात का ठौर, आत्मसात का बार बार, अब की बार, अगली बार, इस बार, हर बार का दौर, हर बार के इस गांव में हर बार का ठौर। मिलने और बिछड़ने से पहले बस इतना जीवन,
और इस जीवन का और एक साथ के इस गांव में एक साथ का दौर। शहर से सोचता हूँ कि जंगल क्या मेरी सोच से भी कट रहा है। जंगल में जंगल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? शहर की सड़कों के किनारे के पेड़ों में होंगे। रात को सड़क के पेड़ों के नीचे सोते हुए आदिवासी परिवार के सपने में एक सल्फी का पेड़ और बस्तर की मैना आती है, पर नींद में स्वप्न देखने की उनकी आंखें फूट गई हैं। परिवार का एक बूढ़ा है, वह अभी तक देख सुन लेता है, पर स्वप्न देखते हुए आज स्वप्न की एक सूखी टहनी से उसकी आंख भी फूट गई। पेड़ की फटी खाकी वर्दी पहनकर पेड़ की फटी खाकी वर्दी पहनकर ठूंठ यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। एक के बाद एक लगातार सैकड़ों कतारें हैं। इस बीच बगीचा है या कोई फौजी टुकड़ी थक कर खड़ी है। चारों तरफ लोहे के कटेले तारों का घेरा है। कोई पेड़ बाहर निकल आए या किसी के पेड़ तक जाने का डर। सख्त पहरा, शायद सब कैदी हैं या दुश्मनों का उजाड़ बगीचा है हमारे कब्जे में। मैं इतना थका हूं कि एक पेड़ से नहीं, एक बगीचे से पीठ टिकाकर सुस्ता रहा हूं। ये बगीचा मेरा नहीं है। मनुष्य सभ्य है। मनुष्य सभ्य है, इसलिए हो सकता है घर में रखे हिमालय की तस्वीर के कारण हिमालय सभ्य है। हवा, पक्षी, आकाश सभ्य हैं। युगों का हिमालय युग से विस्थापित होकर आज के दिन आजकल इस तरह है कि चित्र में शरणार्थियों के टेंट का आकार त्रिभुज जैसा लगता है और त्रिभुज का शीर्ष एवरेस्ट है। हमारे समय में इसी में हिमालय रहता है। यह समय पर ही हिमालय के श्रेणियों की श्रृंखला है जो युगों से शुरू होकर इन दिनों आज तक आगे के दिनों तक है कि हिमालय से समय विस्थापित हुआ है और हिमालय के किसी एक कोने के शरण स्थल पर समय बसा है। और वही हिमालय हिमालय वैसा ही एक छोटी गौरैया, वही नीम का पेड़, वही समय उनका है। उनके समय में आना और जाना है। उस लड़के का नाम चिड़िया है, उस लड़के का नाम शाश्वत, और घर के सामने कैलाश रहता है। जो प्रकृति के सबसे निकट हैं, जो प्रकृति के सबसे निकट हैं, जंगल उनका है। आदिवासी जंगल के सबसे निकट हैं, इसलिए जंगल उनका है। अब उनके बेदखल होने का समय है। यह वही समय है जब आकाश से पहले एक तारा बेदखल होगा, जब पेड़ से पक्षी बेदखल होगा, आकाश से चांदनी बेदखल होगी, जब जंगल से आदिवासी बेदखल होंगे। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। सबके हिस्से का चंद्रमा वही पूरा चंद्रमा है। अपने हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भार। बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी, सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। इस समय शीर्षक है लड़की हरे भरे पेड़ देखती है। लड़की हरे भरे पेड़ देखती है तो उसे आकाश दिख जाता है। ऊंचे ऊंचे मिले जुले मकान देखती है तो आकाश दिख जाता है। लड़की चाहे पेड़ न देखे, पेड़ पर बैठी चिड़िया देखे,
उसे आकाश दिख जाता है। घर की खिड़की घंटों बंद रखे, बस थोड़ी सी खोले या भूल से सड़क पर निकल आए, दाएं जाए या बाएं, उसे आकाश दिख जाता है। लड़की बहुत परेशान है। आकाश की तरफ अपनी चाबियों का गुच्छा उछाला तो देखा आकाश खुल गया है। जरूर आकाश में मेरी कोई चाबी लगती है, शायद मेरी संदूक की चाबी। खुले आकाश में बहुत ऊंचे 5 बमबारक हवाई जहाज दिखे और छुप गए। अपनी खाली संदूक में दिख गए 2-4 तिलचट्टे संदूक उल्टाने से भी नहीं गिरते। कविता लिखते समय मेरा ध्यान दुनियादारी में रहता है। लिखते समय कोई घर का दरवाजा बंद खटखटाता है तो मैं सुन लेता हूँ और दरवाजा खोलता हूँ। यह सच है, तब कोई आया होता है। भले किसी का पता पूछने उसे मेरा ही घर आसान लगा हो और उसने मेरा दरवाजा खटखटाया। यह भी सच है कि अपना दरवाजा खोलने पर कविता इसी सजगता से आती है और पता बताने पर वो मेरा ही पता होता है। बोलने में कम से कम बोलूं। बोलने में कम से कम बोलूं। कभी बोलूं, अधिकतम न बोलूं। इतना कम कि किसी दिन एक बात बार बार बोलूं, जैसे कोयल की बार बार की भूख, फिर चुप। मेरे अधिकतम चुप को सब जान गए। जो कहा नहीं गया सब कह दिया गया का चुप। पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्रमा के बरस, एक छोटा सा टिमटिमाता, मेरा भी शाश्वत छोटा सा चुप। गलत पर घात लगाकर हमला करने के सन्नाटे में मेरा एक चुप। चलने के पहले एक बंदूक का चुप, और बंदूक जो कभी नहीं चली, इतनी शांति का हमेशा की मेरी उम्मीद का चुप। बरगद के विशाल एकांत के नीचे संभाल कर रखा हुआ जलते दिए का चुप। भीड़ के हल्ले में कुचलने से बचा यह मेरा चुप। अपनों के जुलूस में बोलूं कि बोलने को संभाल कर रखूं का चुप। कोई अधूरा पूरा नहीं होता। कोई अधूरा पूरा नहीं होता और एक नया शुरू होकर नया अधूरा छूट जाता है। शुरू से इतने कि गिने जाने पर गिनती अधूरी छूट जाती है, परंतु इस असमाप्त अधूरे से भरे जीवन को पूरा माना जाए, अधूरा नहीं, कि जीवन को भरपूर जिया जाए। इस भरपूर जीवन में मृत्यु के ठीक पहले भी मैं एक नई कविता शुरू कर सकता हूँ। मृत्यु के बहुत पहले की कविता या जीवन की अपनी पहली कविता की तरह किसी नए अधूरे को अंतिम न माना जाए। एक प्रवासी आया है। यह प्रदेश यहाँ बसा हुआ, एक नदी बसी हुई नदी में प्रवासी ने स्नान किया। बसे हुए पर्वत से मित्रता की जो दूर से देखने लगा था और पहुंचने के पहले साथ हुआ। इस पर्वत में किसी की ऊंचाई देखने की, इस पर्वत में किसी की राह देखने की ऊंचाई है कि आने वाला दूर से दिखाई देने लगता है। इस बसे हुए पर्वत में दूर तक जाता हुआ देखने की ऊंचाई थी। एक प्रवासी जगह जगह के आकाश को लौटाता, यहाँ के बसे आकाश को यहाँ लौटाने आया है। एक जन लौटने का प्रवासी लौट आया और बिना रुके जा रहा है। बहुत शुक्रिया। कविता पाठ में हिस्सा ले रहे थे रजा हैदर, अलका रंजन, पूर्व भारद्वाज, देवयानी और मैं दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसी का एक चैप्टर है। पेड़ों के खड़खड़ाने की आवाज़ में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ बैठी थी। उसी में से एक छोटा सा अंश सुनाऊंगी।
सोनसी बाहर सड़क पर आई तो रघुवर प्रसाद आगे के खंभे की तरफ जा रहे थे। वहां भी 4 लड़के बत्ती के नीचे पढ़ रहे थे। पेड़ पर छुपकर बीड़ी पीने वाले लड़के ने सोनसी को रघुवर प्रसाद के पीछे आते देखा होगा। उसने रघुवर प्रसाद को बताया। रघुवर प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा। रघुवर प्रसाद को खड़ा देख सोनसी सजी धजी पानी का ग्लास लिए आगे बढ़ी। सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। इधर उधर के 2-3 खंभों के नीचे विद्यार्थी पढ़ते हुए दिख रहे थे। बीच सड़क पर सोनसी ने रघुवर प्रसाद को गिलास दिया। रघुवर प्रसाद ने पूरा पानी पिया। तब भी गिलास की तली में कुछ बूंद पानी बचा रहा। उस पानी को सोनसी ने ऊपर से मुंह में डाल लिया। रघुवर प्रसाद के बचे पानी को सोनसी इसी तरह पी लिया करती थी। रात के सन्नाटे में सारा बाहर इनके घर की तरह लग रहा था। जब सोनसी ने पानी पिया तो रघुवर प्रसाद ने कड़े को देखा और सोनसी को देखा। कड़ा किसने दिया? बूढ़ी अम्मा ने। खुश होकर उसने कहा, क्या तुम नहाई हो? नहीं, बस मुंह हाथ धोया है। घर कब आओगे? सोनसी ने धीरे से पूछा। तुम चलो, मैं आता हूं। देर तो नहीं करोगे? नहीं। भूख नहीं लगी? नहीं, मुझको भूख लगी है, तुम खा लेना। सोनसी लौट गए। सोनसी के जाने के बाद रघुवर प्रसाद का मन लौटने का हो रहा था। बिजली के खंभे के नीचे पढ़ रहे लड़कों से उन्होंने कहा, अब कल पढ़ेंगे। तेजी से लौटते हुए घर के सामने के बिजली के खंभे के नीचे पढ़ रहे लड़कों ने से कहा, आज की छुट्टी है। दरवाजा उड़काया हुआ था। कमरे की बत्ती जल रही थी। साइकिल से वे टकराते टकराते बचे। सोनसी घर पर नहीं थी। दरवाजा उन्होंने बंद किया और खिड़की से कूद गए। चंद्रमा निकला नहीं था। बीच की पगडंडी में खिड़की से कमरे का उजाला पड़ रहा था। सोनसी इसी पगडंडी से गई होगी। उस पगडंडी पर वे तेजी से चल पड़े। आगे बूढ़ी अम्मा की छोटी ढिबरी का उजाला उस गहरे अंधेरे में दूर तक गया था। ढिबरी का उजाला फीका होते होते जहां खत्म हुआ सा था वहां तक रघुवर प्रसाद गए। इसके बाद एकदम अंधेरा था। सोनसी कहाँ गई? रघुवर प्रसाद अंधेरे में बढ़ नहीं पा रहे थे। कहाँ गई होगी? उन्होंने सोचा। आगे कुछ दूर हवा चलने से पेड़ों के हरहराने की आवाज आ रही थी। इस तरफ के पेड़ शांत थे। इधर हवा नहीं चल रही थी। उधर हरहराने की तेज आवाज फिर आई। रघुवर प्रसाद उधर ही बढ़ गए। एक जगह घने पेड़ की जगह थी। पेड़ वहां हवा से डोलते थे। रघुवर प्रसाद वहीं खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद के खड़े होते ही हवा जैसे शांत हो गई। पेड़ भी शांत हो गए। तभी बड़ा सा चंद्रमा निकला। बहुत बड़ा चंद्रमा था। एक बड़ी चौरस काली चिकनी चट्टान पर लेटी सोनसी चंद्रमा के निकलते ही दिखी। पीली हल्दी साड़ी की चांदी की प्लास्टिक जरी चंद्रमा के प्रकाश की किनार लगी साड़ी लग रही थी। चांदी की पैर पट्टी चंद्रमा के प्रकाश से बनी पैर पट्टी थी। चांदी के बाले चंद्रमा के प्रकाश से बड़े कान थे। दूसरे कान में छोटी सी कनफुल्ली जो अम्मा ने दी थी, वह सुनहरे प्रकाश बिंदु की फुल्ली थी। हवा में सोने के कड़े भारी सुनहरे प्रकाश से बने लग रहे थे। इसके अलावा भी सोनसी का शरीर कहीं कहीं इतना रह रहकर प्रकाशित होता था कि वह भी चंद्रमा के प्रकाश के गहने से सजा हुआ लगता था। रघुवर प्रसाद ने देखा कि 4 जुगनू सोनसी के पोलका के अंदर फंसे हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। पोलका पीले छींटे का था। उसमें छोटे छोटे फूल बने थे। रघुवर प्रसाद सोनसी के कुछ समीप आए तो उसने रघुवर प्रसाद को आंख खोलकर देखा। वह आंख खोलकर गहरी नींद में जागी हुई थी। रघुवर प्रसाद सोनसी के पास इस तरह आए जैसे स्वप्न में आए हों, फिर स्वप्न से बाहर आ गए हों। स्वप्न के अंदर और बाहर में अंतर नहीं था। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जान लिया था। रघुवर प्रसाद ने छींट के पोलका को खोलकर छींट के फूलों को सब तरफ बगरा दिया था। 4 जुगनू सोनसी के अनावृत स्तन में जगमग जगमग ठहरे हुए थे।
रघुवर प्रसाद उनको बीन कर उड़ा रहे थे। जुगनू इधर उधर जुगनू से भरे पेड़ों के जगमग में चले गए थे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कड़ों को देखा। उन्होंने दाहिने हाथ से सोनसी के बाएं हाथ को पकड़ा। सोनसी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे कड़ा काली चिकनी चट्टान में खड़-खड़ घिसता गया। सुबह की किरण ने जैसे ही सोनसी को छुआ, सोनसी गहरी नींद के बाद भी जाग गई। सुबह की किरण ने झकझोर कर सोनसी को छुआ था। उठकर उसने देखा तो जगह जगह काली चिकनी चट्टान पर चांदी और सोने की आड़ी टेढ़ी लकीरें खिंची हुई थी। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जगाया। रघुवर प्रसाद जागे तो सोनसी ने कहा, देखो। रघुवर प्रसाद ने पूरी काली चट्टान में रुपहली और सुनहली लकीरें देखी। पैरों की पैरपट्टी के कुछ निशान अर्धचंद्राकार थे। एक अर्धचंद्राकार के बाद दूसरे अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार के ऊपर पैरपट्टी की तिरछी छोटी छोटी लकीरें थी। हाथ के कड़े के निशान भी दोनों तरफ अर्धचंद्राकार और इधर उधर गडमट बने थे। काली चौरस चट्टान कसौटी की चट्टान थी। बैठे बैठे झुके हुए रघुवर प्रसाद चिन्हों को पहचान रहे थे। ये पैर पट्टी के चिन्ह हैं। सोनसी भी घुटने के बल बैठ गई। पैर पट्टी के निशान को उंगली से रगड़कर देखने लगी। निशान मिटे नहीं। कान की फुल्ली के निशान नहीं बने होंगे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी की तरफ अलसाई मुस्कुराहट के साथ कहा। कैसे नहीं बने होंगे? कान को छूते हुए सोनसी ने कहा। चट्टान के ऊपर की तरफ के चिन्हों में दोनों कान की फुल्ली के चिन्ह को ढूंढने लगे। ये कान की फुल्ली के चिन्ह हैं। सोनसी ने उंगली रखकर कहा। बहुत छोटे छोटे चिन्ह थे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कान की तरफ देखा। तुम्हारे कान लाल हैं। क्या पता, उसने कहा। एक जगह अलग अलग चांदी की लकीरें थी। ये काहे के चिन्ह है? सोनसी ने पूछा। ये भी पैर पट्टी के चिन्ह है। अच्छा, धीरे से उसने कहा, जैसे उसे याद नहीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक पत्थर पर 2 कप चाय रखी थी। चाय गर्म थी। अभी अभी बूढ़ी अम्मा ने रखी होगी। चाय से भाप निकल रही थी। सोनसी पोलका पहनने लगी। चाय पीकर कप हाथ में लिए दोनों भागे। बूढ़ी अम्मा के घर के सामने एक पत्थर पर कप रखकर वे फिर भागे। बूढ़ी अम्मा उन्हें नहीं दिखी। बूढ़ी अम्मा घने पेड़ों के नीचे चट्टानों की आड़ में किसी जगह बैठे बैठे बुहार रही होगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा आई। सूर्य के तेज में चट्टान पर लकीरें कौन सी चमक रही थी। बूढ़ी अम्मा चट्टान के कोने पर बैठ गई। वह सुस्ता रही थी। वह बुहारने के काम से थकी हुई पर खुश थी। गहरे लकीरों से भरे चेहरे में उसकी प्रसन्नता दिख रही थी। वह बच्चों के जीवन के चिन्हों को छू रही थी। तभी उड़ते हुए पक्षी ने बीट किया, जो चट्टान के ऊपर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने गुस्से से उड़ते हुए पक्षियों को देखा। जितने पक्षी बूढ़ी अम्मा को दिखे थे, सबको मालूम हो गया था कि गलती हुई है और बूढ़ी अम्मा गुस्सा है। चट्टान के पास ही एक पत्थर गड्ढे में साफ पानी भरा था। बूढ़ी अम्मा ने वहीं से उलीचकर चट्टान पर पानी डाला और पक्षी के बीट को साफ किया। पक्षियों ने फिर कभी उस चट्टान पर बीट नहीं किया। सोनसी को कमरे की तरफ लौटते हुए अचानक कुछ याद आया। जैसे रुक कर कहा कि बाद में भूल न जाए। जब जब मैं आँख खोलती थी तो आकाश में कभी बिजली की चांदी की लकीर दिखाई देती थी, तो कभी सोने की। मैंने बिजली के कड़कने की आवाज़ भर सुनी थी। रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने आवाज़ नहीं सुनी। आँख खोलने से कौंध भर दिखाई देती थी। मुझे बिजली दिखाई नहीं दी थी, पर बिजली कड़क रही थी। बहुत शुक्रिया वंदना राव। और अब वक्तव्यों का क्रम सिलसिला। सबसे पहले आशुतोष भारद्वाज को आमंत्रित कर रहे हैं। वक्ता मित्रों से अनुरोध है कि 5 से 7 मिनट अपनी बात रखेंगे और मेरी तरफ निगाह रखेंगे, क्योंकि मैं इशारा सबसे पहली स्मृति से शुरू करता हूँ। मैं कई बरस पहले रायपुर मेरा तबादला हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में भेजा था और मैं वहाँ अक्सर आंदोलन का उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। तो
एक हफ्ते बाद जब मैं बस्तर इत्यादि टटोल चुका था तो मैंने विनोद कुमार शुक्ल को फ़ोन किया कि मिलना चाहता हूँ। हमारा उससे पहले कोई परिचय नहीं था, एक आध बार फ़ोन पर बात हुई थी दिल्ली से। तो बोले हाँ आइए। मैंने कहा पता सर, एड्रेस। तो आप कहाँ से आएंगे? मैंने बताया ऐसे ऐसे यहाँ। ठीक है आप आएंगे, वहाँ कटोरा तालाब है, वहाँ से एक सड़क जाती है, एक सीधी सड़क है, मेडिकल है, मेडिकल से दाएं हाथ में मुड़िएगा, सफ़ेद चंपे के फूल वाला घर है। सर पता बताया ना, कटोरा तालाब से आइए, सफ़ेद मेडिकल है, सीधा मुड़िए, सफ़ेद चंपे के फूल वाला घर। एक या दो बार हुआ और मैंने समझ गया कि मूर्ख हूँ। सर पोस्टल एड्रेस, चिट्ठियाँ कहाँ आती हैं? मुझे पक्का यकीन है बहुत निराश हुए होंगे इस प्रश्न को सुनकर। खैर उन्हें बताया मुझे। तो जब मैं मिलकर लौट रहा था मैं आश्वस्त हो गया कि आखिर क्यों मणिकौल को लगा होगा जब वे नौकर की कमीज बना रहे थे और विनोद कुमार शुक्ल से मिले थे कि यह व्यक्ति खुद ही संतू बाबू है। आपको पता होगा मणिकौल मानने को तैयार नहीं थे, वे अंत तक अड़े रहे कि आप ही संतू बाबू हैं। तो ये स्मृति करीब 12-13 साल पुरानी है। एकदम हालिया बताता हूँ कि 3 साल पहले, ठीक 3 साल, जनवरी 23 में अब भी उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। मेरे अभिनेता मित्र हैं सुशांत सिंह, हम दोनों किसी सिलसिले में रायपुर में थे। तो मैंने उनसे यूं ही कहा कि कुछ मिलना है। उन्होंने कहा चलिए, तो मैं लेकर गया। तो हम पहुंचे, घर अंदर दाखिल हुए तो बड़ी मासूमियत से कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल, मैं आपको छूकर देख सकता हूँ? क्या वही है जो टीवी पर दिखाई देते हैं? तो 86 साल के वृद्ध में भी यह मासूमियत बची हुई थी तब तक। पर आप जानते हैं बहुत ही प्रामाणिक मासूमियत थी वो कोई छलावा नहीं था, दिखावा नहीं था। अशोक जी ने भी कहा, जो हम सभी जानते हैं, कि उनका साहित्य उनकी निर्मिति नहीं थी, उनकी प्रतिलिपि थी। वे जीते थे उस जीवन को। मैं थोड़ा और विस्तार करूंगा क्योंकि परिवार को बहुत गहरे से देखा है मैंने। उनका परिवार भी उनके साहित्य के भीतर रहता था। उनके पुत्र शाश्वत गोपाल ने बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया था कि जब नौकर की कमीज लिखी जा रही थी, लगभग उसी दौरान शाश्वत का जन्म हुआ था। तो शाश्वत का कहना था कि मैं इसी रचना प्रक्रिया का ही कोई अंश हूं, मैं अपने आप को उससे अभिन्न नहीं देखता हूं। अब मैं एक और दिलचस्प वाक्य बताता हूं जो कि नौकर की कमीज कैसे लिखी गई उसको बताएगा, जो खुद ही अपने आप में विनोद कुमार शुक्लीय किस्सा है। हम जानते हैं कि उपन्यास मुक्तिबोध फेलोशिप के तहत लिखा गया था। तो उन्होंने पूरे 1 साल की, जो जिस कृषि महाविद्यालय में काम करते थे, वहां से अवकाश लिया, सबैटिकल लिया कि अब मैं लिखूंगा। ठीक है, 40 करीब उम्र थी। उस समय उनके भीतर ये बैठ गया था कि बड़े लेखक टाइपराइटर पर लिखते हैं। उन्होंने कहा यार यही समय है टाइपराइटर सीखने का। तो ये किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया था व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने रायपुर के दुर्गा गोल बाजार में दुर्गा टाइपिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और 6 महीने रोज जाते रहे। जाहिर तौर पर उपन्यास नहीं लिख पाए वो। क्यों नहीं लिख पाए? न सिर्फ टाइपिंग सीख रहे थे, जो कि अंततः नहीं सीख पाए, इस दौरान उन्होंने एक क्लास में दाखिला और ले लिया था, जो कि एक और उनका पुराना सपना था। क्या था? रेडियो कैसे ठीक किया जाए। पुराने रेडियो आते थे। तो थोड़ा इसको आप कल्पना करें कि एक व्यक्ति, एक लेखक जिन्हें अपना पहला उपन्यास लिखने के लिए फेलोशिप मिलती है, वो 1 साल का सबैटिकल लेते हैं और शुरू के 6 महीने रेडियो बनाना सीखते हैं और टाइपिंग करना सीखते हैं, दोनों ही नहीं आते। तो 6ठे महीने के अंत में वे अशोक वाजपेयी को चिट्ठी लिखते हैं, जो कि उस समय मध्य प्रदेश में उस फेलोशिप के करता रहता है। भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अब आप ले लीजिए। अशोक जी जवाब देते हैं, ये पूरा किस्सा उन्होंने बताया, अशोक जी ने नहीं बताया है, कि भाई हमने आपको दे चुके हैं अध्येतावृत्ति, अब जो चाहे करें। तो शुक्ल जी मुझसे बोले, मुझे लगा कि जब मुझ पर इतना विश्वास जताया है तो फिर कुछ करना होगा। और वो उपन्यास आगामी 6 महीने में पूरा हो गया। अब मैं एक आखिरी बात से खत्म करता हूँ।
जो किसी के जहन में अभी तक शायद नहीं आई है, वो है छत्तीसगढ़ के लिए विनोद कुमार शुक्ल क्या थे। इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का एकमात्र साहित्य अकादमी सम्मान विजेता जिनको मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल है। जब तक छत्तीसगढ़ में दुर्ग में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ है, बिलासपुर से श्रीकांत वर्मा का वहां जन्म हुआ, लेकिन वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास में आप साहित्यिक संस्कृतों, साहित्यिक विभूतियों को उंगलियों पर गिन सकते हैं। जब तक यह इलाका, यह भूखंड मध्य प्रदेश का अंग था, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के आगे इस विशाल भूखंड का, जो कि तमिलनाडु से बड़ा भूखंड है, बिहार से बहुत बड़ा भूखंड है, वहां उसका कोई शहर नहीं था और शायद अभी तक भी नहीं है। तो यह ऐसी भूमि थी जो साहित्यिक दृष्टि से, अगर थोड़े कठोर शब्द का प्रयोग करूं तो लगभग सूखी थी, शुष्क थी। उस भूमि से विनोद कुमार शुक्ल का जन्म होता है और उस राज्य को उस अकेली प्रतिभा ने इतना दे दिया। और जो मैं प्रस्तावना रखने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से आधुनिक इतिहास में किसी एक लेखक ने अपने गृह राज्य को इतना नहीं दिया होगा। अकादमी, ज्ञानपीठ, तमाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कुछ इस तरह से कि वह राज्य अपनी सामूहिक अभिव्यक्ति शुक्ल जी के जरिए हासिल करने लगा था। हो सकता है कोई कहेगा कि टैगोर हैं, शिवराम कारंत हैं, लेकिन अंतर है। टैगोर और कारंत इत्यादि जिस बंगाल और कर्नाटक में जन्म ले रहे हैं वो बहुत समृद्ध है। टैगोर के पास दुनिया भर की खिड़की है। यह अद्भुत प्रतिभा थी। यह ऐसा बीज था जिसे न तो किसी पोषण की दरकार थी, न संरक्षण की। राजनांद गांव से उपजा और छत्तीसगढ़ का। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आशुतोष। मैं भालचंद्र जोशी जी को नमस्कार। आज के दिन वैसे पिछले कुछ वर्षों से मैं रायपुर रहता था और उनके जन्मदिन में शामिल होता था। रायपुर में विनोद जी का जन्मदिन बहुत बड़े और भव्य पैमाने पर मनाया जाता था। इकटा के हमारे पुराने साथी हैं, अब तो इकटा में रहे नहीं, लेकिन एक अखबार निकालते हैं आज की जनधारा, वो पिछले 25-30 सालों से विनोद जी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। वो आदमी लिटरेचर का भी नहीं है, पर उनके संबंध ऐसे थे कि वो कहते थे कि इनका जन्मदिन मैं ही मनाऊंगा। और वो आते थे, कभी कहीं आयोजन में बहुत कम जाते थे, लेकिन उसमें जरूर आते थे। और उनकी कविताओं की सांगीतिक प्रस्तुतियाँ होती थी, पोस्टर बनाए जाते थे बड़े हॉल में। पूरा छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लोग थे सारे लोग आते थे वहाँ। हालांकि वो उनका जो स्वभाव था वो तो कायम था, बड़े निष्प्रभ भाव से बैठे रहते थे, देखते रहते थे। फिर वो कल एक बार मेरे पास आए थे और कहने लगे कि अच्छा मेरी कविताएं गाई भी जा सकती हैं। वो प्रश्न ऐसा था, लेकिन उनकी आवाज़ में विस्मय नहीं था जैसा उनकी रचनाओं में है। वो बिल्कुल साधारण ढंग से पूछा उन्होंने। तो अभी जब आज की जनधारा का भोपाल से जब शुरुआत हुई तो सुभाष मेरे पास आए, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई विनोद जी की। तो उन्होंने कहा भाई मैं कुछ इस तरह का पुरस्कार की घोषणा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मेरे 2 सवाल हैं कि ये किसी आकस्मिक भावुकता से उपजी प्रतिक्रिया तो नहीं है तुम्हारी, और दूसरा पुरस्कारों की जो हालात हैं, जो हालत स्थिति है वो देख रहे हो तुम, तो उतनी विश्वसनीयता, उतनी पवित्रता बचाए रखोगे? नहीं तुम देखो जैसे किसी समय 500 रुपये का पुरस्कार था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, लेकिन उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी। हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने देखा था मेरे साथ के जो कवि थे उनके भीतर एक ललक थी कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती थी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ कर पाओगे? बोले सब करेंगे। तो मैंने कहा फिर अभी घोषणा करो, इसी समय मंच से करो, ताकि सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर तुम्हारी घोषणा पहली घोषणा हो। तो उसने घोषणा की और उसकी शुरुआत तो होगी। मुझे याद है हम लोग उनसे अभी अस्पताल में जब मिलने गए थे, जब जनधारा का अंक निकाला था तो मैंने उनसे कहानी मांगी थी। मैंने सुना है कि वो किसी को देते नहीं थे, बड़ी उनको भारी रकम मिलने लगी थी, ऐसा किसी ने बताया मुझे, कितना सच है मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा मुझे आज की जनधारा के लिए आपकी कहानी चाहिए। उन्होंने बोला मैं दूंगा। तो मैंने कहा कि विनोद जी अप्रकाशित, बोले मैं अप्रकाशित दूंगा। मैंने कहा कविताएं
वो भी दूंगा और वो भी अप्रकाशित दूंगा, और उन्होंने दी। तो कई चीज़ों को मतलब जो आरोप लगते हैं ना कि वो इस तरह से थे, उस तरह की लगत थी रॉयल्टी और उनको लेकर, उसका जवाब वो कहीं और जाकर देते थे। जैसे वो जवाब उन्होंने मुझे दिया, मुझे लगता है उन तमाम चीज़ों का जवाब भी उसमें शामिल हो गया, उन प्रश्नों का। तो इसी तरह से थे, एक किस्म की आकस्मिकता जो उनके रचनाओं में है, उनके जीवन में भी थी, लेकिन उसको प्रकट नहीं करते थे। एक जैसे प्रेम कविता है, मैं सोचता हूँ कि प्रेम की आकस्मिकता को उन्हीं की कविताओं में मैंने बचा हुआ देखा। प्रेम मुझे दरअसल लगता है कि मृत्यु और प्रेम दो ऐसे पद हैं जिनमें आकस्मिकता सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कह सकता कि बेड पर लेटा हुआ आदमी आज शाम को मर जाएगा या बच जाएगा, और कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कल सुबह दफ्तर जाऊंगा या कॉलेज जाऊंगा, फला लड़की से प्रेम करना शुरू कर दूंगा 10:20 पर। हाँ, प्रेम और मृत्यु का सारा सौंदर्य उसकी आकस्मिकता में है। वो मैंने देखा, वो जैसा इन्होंने अभी पढ़ा, वंदना जी ने, दीवार पे खिड़की रहती है, उसमें तमाम चीजें आप ध्यान से देखिए तो विस्मय है, लेकिन वो पाठकों के हिस्से में है। वो रचनाओं से उसको अपदस्थ कर देते थे। हाथी पर बैठकर व्यक्ति आ रहा है, पात्रों में कहीं भी किसी भी इतने चल फिर रहे हैं आसपास सड़क पर, उनमें कहीं विस्मय नहीं है, एक छोटी सी मुस्कान तक नहीं है। तो एक पूरी रचना में इसको बचाए रखना एक बहुत बड़ा कथा कौशल है जो उनके पास था। और थे भी वो ऐसे ही। मैं उनके घर, मैं तो बहुत ज़्यादा था उनके घर, लंबी लंबी बातचीत थी, 4-4 घंटे की बातचीत हमारी होती थी। तो मैंने एक दिन कहा कि पड़ोसी बहुत चिल्ला रहा है आपका, और आप भीतर आ गए, और आपकी कविताओं में पड़ोस बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे जीवन में नहीं है तो मेरी कविताओं में रहे, मेरी कल्पनाओं में तो रहे कम से कम, मेरा पड़ोस अच्छा है। वो ऐसे व्यक्ति थे, वो एक किस्म की जैसी निष्प्रहता उनके जीवन में थी वैसे आप रचनाओं में भी देख सकते, पर वो जो जटिलता कहते हैं वो शिल्प में आती थी, वो उनकी बड़ी विशेषता थी। तो इसी तरह का जीवन था उनका, इसी तरह से उसी आकस्मिक रूप से चले भी गए। बहुत लंबी तकलीफ नहीं उठाई उन्होंने। शाश्वत कहता था कि वो आखिरी समय तक, हम लोग जब मिलने गए थे आखिरी समय, तो लोग फोटो खींच रहे थे उनकी बीमार की हुई। तो मैंने सुभाष से कहा कि ऐसा कुछ मत करो। हमने 4 चंपा के फूल बाहर से तोड़े, उनके टेबल पर रखे, तो हौले से मुस्कुराए वो, उनको बड़ा पसंद थे सफ़ेद फूल चंपा के। उनका कहा नहीं, पर उनकी आँखें भर आई ऐसी। तो इतनी गीलेपन, इतनी गहरी संवेदना के साथ जिसने जीवन जिया और कभी प्रकट नहीं किया। तो मैं भी ऐसे अवसर पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया बालचंद जी। मैं ला रहा हूँ प्रत्यक्षा। कितना बहुत है, परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं। उनकी इन्हीं पंक्तियों से मैं शुरू करना चाहती हूँ। मेरे पास उनसे मुलाकात का कोई अनुभव नहीं है, मैंने कभी उनसे बातचीत नहीं की, कोई किस्सा, कोई एनेक्डोट नहीं है मेरे पास। मेरा उनसे मिलना सिर्फ उनके शब्दों से है, उनकी कविताओं से है, उनके उपन्यास से है। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि मेरा मिलना एक लेखक और पाठक के बीच जो एक अनमोल रिश्ता होता है, ये वही मिलना है, बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी अतिरिक्त भार के। तो यही मिलना मेरा उनसे है। और मैं सोचती हूँ कि आज वो 90 साल के हुए और आज वो हमारे साथ, मैं मानती हूँ कि उपस्थित हैं। मैं पॉल ऑस्टर को याद करती हूँ, बॉमगार्टनर में वो लिखते हैं कि आदमी तभी मरता है जब लोग उसको याद करना छोड़ देते। तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी उनको याद करना छोड़ेंगे। वो जो एक जादुई संसार उन्होंने रचा है, वो हम सब उसमें साझा हमेशा रहेंगे। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मुमकिन हो आप मुड़कर देखें तो किसी कोने में आपको वो बैठे दिखाई दे, अपनी झिझक भरी मुस्कान से, थोड़ा संकोची, वो शायद कौतुक से देख रहे होंगे कि मेरे लिए ये आयोजन हो रहा है आज। कहीं से वो देख रहे हैं और मैं मानती हूँ कि वो हमारे साथ इस 90 साल और उम्मीद करती हूँ कि 100 साल 200 साल ऐसे ही रहेंगे। इसी साझी दुनिया में हम लोग साथ साथ एक साझे संसार को शेयर करते हुए, साझा करते हुए। मुझे लगता है कि जब वो लिखने साहित्य पे आए तो बहुत ही वो घोषणा के साथ नहीं आए,
वो बहुत ही एक विनम्र दस्तक की तरह आए और बहुत देर तक हमारे भीतर गहरे धंस कर रहे। और जब मैं उनके लिखे की सोचती हूँ, मुझे लगता है कि एक जो हम बार बार कहते हैं साधारण जीवन का असाधारण लिखना, जैसे किसी भी जीवन का जो न्यूनतम स्तर है उससे उसको वो एलिवेट कर देते थे, कहीं और लेके चले जाते थे और वो बात बहुत विशिष्ट हो जाती थी। तो मैं जब उनके लिखे के आस्वाद के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे मुंह में उनके लिखे का स्वाद कुछ बहुत ही लजीज अजीज उमड़ता हुआ एक स्वाद है जो हम सबको किसी ऐसी स्वप्निल तंद्रित दुनिया में ले जाता है जहाँ किसी बच्चे ने बहुत भोली पच्चीकारी की हो और उसमें सारे रंग भर दिए हो। और उस लिखे में कई बार ऐसा भी लगता है कि दुनिया कितनी भी कठोर हो, कितनी भी काठ और पत्थर से बनी हो, हमारे दुर्दिन कितने भी घनेरे अंधेरे हों, कितने भी दुख हो हमारे सामने, एक साधारण मनुष्य अपनी साधारणता में, अपनी जीने की गरिमा और जिजीविषा में और उसके भी ऊपर सपने देखने का जो आकंठ सामर्थ्य है उसमें वो हमें हमेशा लगातार चकित और हैरान करता रहता है। हमारे अंतस को एक बड़ा कोमल एक रोशनी हमारे अंतस में भरता जाता है और ऐसा लगता है कि जब वो लिखते हैं तो वो छोटे छोटे वाक्य जो लगते हैं एक फर्स्ट रीडिंग पे बहुत सादे, बहुत हल्के, उनके अंदर बहुत गूढ़ एक अर्थ होता है, जैसे एक प्रज्ञा है, एक बहुत ही एक विस्डम की बात है। और कई बार जब इसको हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया तो हम भी जानते थे, हमने भी देखी इस दुनिया को, लेकिन उनकी नज़र कोई और थी और अपने नज़र से वो उस दुनिया का मिठास हमको दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी वंदना ने पढ़ा, दीवार में खिड़की रहती है और मैं सोचती हूँ कि जो दुनिया का जो कठोर सच है उससे हम खिड़की से कूद कर निकल जाते हैं और एक माया की दुनिया में हम कहीं बैठ जाते हैं, देखते हैं कि दुनिया कितनी सुंदर रंगीन रोशनी से भरी छटाओं से बिखरी वो दुनिया हो गई। ये बहुत एक तरीके से एक सौंदर्य की दुनिया है और वो कहीं से भी साधारण जीवन को कम नहीं करती है। वो उसको बहुत, हम जब उस जीवन में जाते हैं तो वो बहुत एक उदात और एक अमीर दुनिया हमारे लिए बनाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि उनकी दुनिया, जो छोटी छोटी सी दुनिया वो लिखते हैं, उसके किसी स्टेशन पे खड़े आप जो पूरे संसार का जो नब्ज है जो धड़कती है, आप कहीं उसके बीच खड़े होकर एक छोटे से स्टेशन में आप पूरी दुनिया के बीच में कहीं खड़े हैं। और जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल राइटर नहीं थे, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से वो लिख रहे थे एक साधारण मनुष्य के भय को, उसकी हताशा को, उसकी इच्छाओं और लालसाओं को एक मनुष्य के सामने साथ एक समभाव में खड़े होकर उसके जीवन को एक बहुत विशाल अर्थ देना, ये शायद हमारे जो आज का समाज है, जो अदरिज्म जिसको हम देख रहे हैं लगातार, या जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक असमानता है, ये उसके ऊपर एक उनका अपने तरह की एक टिप्पणी है, बहुत सूक्ष्म टिप्पणी है। वो बहुत शोर शराबे और नारों से नहीं इस दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं, वो कहीं बहुत भीतर से नीचे से आकर ऊपर जा रहे हैं और उस चीज को करने में एक मनुष्य हमेशा मनुष्य बना रहता है, ये वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम शायद कोई एक लेखक को नहीं पढ़ रहे हैं, और आज हम उनको याद करते हैं तो हम एक लेखक को नहीं याद कर रहे हैं, हम एक पूरे मूल्यबोध को याद कर रहे हैं। हम ये याद कर रहे हैं कि जितना उनके शब्द जितनी गहराई और अर्थ के साथ हम तक आते थे, उससे कहीं ज़्यादा उनकी चुप्पी हम तक रहेगी और हमेशा हम उनके स्मृति में उनको हम रखेंगे। और मैं चाहती तो थी कि कविता की 2 लाइन पढ़ूं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, न कागज़ न कुछ। तो इन लोगों ने बहुत सुंदर कविताएं पढ़ाई, बस इतना ही है। शुक्रिया, और उम्मीद है मैंने अपने टाइम से पहले पसंद कर दिया। बहुत शुक्रिया। विभूति नारायण राय जी। मित्रों, अभी अशोक जी ने जिक्र किया कि विनोद जी 70 साल से लिख रहे थे, तो उस समय सोचने लगा कि मैं कब से उनका पाठक रहा। मुझे याद आया कि मैं भी कम से कम 50 साल से तो उनका पाठक था। और एक चीज़ जो मुझे, अच्छा मैं उनका गद्य पढ़ता था, कविताओं में मेरी दिलचस्पी नहीं है तो गद्य पढ़ता था, और एक चीज़ मुझे हमेशा चकित करती थी कि बहुत साधारण सी भाषा में, बहुत सामान्य सी भाषा में कठिन गद्य कैसे रचा जा सकता है। छोटे छोटे वाक्य, जो शब्द हम लगातार अपने आसपास सुनते हैं या जिनसे व्यवहित करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग
लेकिन उन सबको बूझ करके इतना कठिन गद्य कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने जो साहित्य प्रेमी थे, जो जिन्हें आप सुधी पाठक कह सकते हैं या बहुत रेगुलर पाठक कह सकते हैं, उनको भी दिक्कत होती थी। एक उपन्यास एक बैठक में पढ़ना उनको भी मुश्किल लगता था और कई बार छोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, फिर पीछे लौटते हुए उनके उपन्यास खत्म करते थे मेरे मित्र, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो। मैं हमेशा ये सोचता था कि ये सामान्य भाषा वाला कठिन गद्य रचने वाला ये लेखक खुद कैसा होगा, और कुछ ऐसा दुर्भाग्य था कि मुझे बहुत कभी उनसे मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार जब मौका मिला तो बहुत करीब से देखने का मौका मिला। वो हिंदी विश्वविद्यालय में अतिथि लेखक होकर के आए और लगभग 1.25 साल उनके साथ हर तीसरी चौथी शाम बिताने का मौका मिला। तब मैंने देखा कि कैसे एक साधारण गद्य का या कठिन गद्य का, साधारण भाषा में कठिन गद्य लिखने वाला व्यक्ति बाहर से बहुत साधारण लगता हुआ अंदर से कितना कठिन हो सकता है। वो समय मुझे याद है कि हिंदी विश्वविद्यालय में विजय मोहन सिंह थे, दूधनाथ सिंह थे, संजीव थे, ऋतुराज थे, खुद विनोद जी थे, और मेरे लिए बड़ा ये एक कौतूहल का विषय होता था जब ये 4-5 बड़े लोग एक साथ बैठते थे तो ये किस तरह से एक दूसरे को संबोधित करेंगे या किस तरह से खुद को खोलेंगे। तो ये जैसा अशोक जी भी कह रहे थे, मैं हमेशा ये देखता था कि बाकी सब लोगों की तो दिलचस्पी बहुत सारी चीज़ों में होती थी, साहित्येतर चीज़ों में बहुत सारी दिलचस्पी होती थी, लेकिन ऐसा मैंने कई बार देखा कि जब बातचीत अपने एक, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत उत्तेजक और बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुँचती थी, तो विनोद जी वहाँ से उठ के चल देते थे। और ये एक आम दृश्य था विश्वविद्यालय की सड़कों पर अपनी पत्नी के साथ विनोद जी का चुपचाप टहलना। तो एक मनुष्य के तौर पर करीब से देखने का मुझे मौका मिला, और मैं समझता हूँ कि हमारे छात्र और अध्यापक समृद्ध हुए होंगे। बहुत सारे छात्र थे जो नियमित उनके साथ बैठते थे, और वहाँ भी संवाद बड़ा मज़ेदार होता था। विनोद जी बहुत कम बोलते थे और उत्साह में छात्र बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो लेकिन ये आप थोड़ी देर अगर उसे वॉच करें, थोड़ी देर आप देखें, तो आप ये महसूस कर सकते थे कि जो भी उनके साथ बैठा है वो समृद्ध हो रहा है। बहरहाल विनोद जी की बहुत अच्छी कविताओं का पाठ हुआ और अच्छी बातें कही गई। मैं अपनी तरफ से जरूर श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिराज हुसैन। यादों के इस कोलाज में एक टुकड़ा मेरा भी। एक चित्रकार ने यूं ही अपने एक लेखक दोस्त से कहा कि जब कुछ शब्दों में कहना मुमकिन नहीं होता तब हम उसे रंगों में कहते हैं। तुम्हारा क्या मामला है भाई? लेखक दोस्त ने जवाब दिया, हम भी शब्दों में वही कहते हैं जो शब्दों में कहना मुमकिन नहीं होता। यहाँ कुछ बोलने से पहले मैंने सोचा था कि क्या और कितना ही कहूँगा, मगर जाने अनजाने मैंने नौकर की कमीज के हॉकी प्लेयर फ्रांसिस की प्रैक्टिस से इंस्पायर होकर बिना मैदान जाए दुख सहने की एक ठीक ठाक फॉर्म पा ली है। बल्कि हम सबका यहाँ होना उसी की अलामत है, वरना बेशतर रुंधे गलों से किताबें सीने से लगाए दुख ओढ़ के खुलवत में पड़ जाना बेहतर समझते हैं। एक करीबी ने कुछ दिन पहले कहा कि इस खबर का मिलना ऐसा है कि किसी बात पर माँ अपने बच्चे को जोर से डांट दे और वो रोता हुआ तेज कदमों से उसी की गोद में आ लिपटे सिसकियाँ लेता सुकून पाता रहे। यहाँ विनोद जी की रचनाएं पढ़ने वालों के लिए वही गोद बनी हुई हैं। अपने मुख्तसर तजुर्बे की बात करूं तो जब मैं कोई पेंटिंग बनाता हूं और अम्मी को देखते देखते हफ्ते से महीने हो जाते हैं तो वो एक रोज़ कहती हैं कि बस अब फिनिशिंग टच दे दो वरना तुम इसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मुझे याद है पिकासो ने कहा था कि टू फिनिश अ पेंटिंग इज टू किल अ पेंटिंग। तस्वीरें अधूरी छोड़नी पड़ती हैं, अधूरी तस्वीरें जिंदा रहती हैं। एडिटर साहब की उदार डेडलाइंस में विनोद जी के बुक कवर्स मैंने इसी अधूरेपन से पूरे किए हैं। किसी किताब का कवर विजुअल हाइकू होता है, लेखक और पाठक के बीच गुफ्तगू की शुरुआत होती है। इस लिहाज से भी मेरी उनकी अच्छी खासी बातचीत रही, मगर बिल्कुल आमने सामने मिलना अचल की फिल्म चार फूल हैं और दुनिया है के दौरान हुआ। ये वही मुलाकात है जो वक्त हुआ तो किसी के पूछने पर विस्तार से बताऊंगा कि कानपुर में लगी पहली कोको कोला की फैक्ट्री का क्या मामला था। शुरुआत में घर घर लिप्टन चाय के बांटा जाना और उनका लोटे में चाय भर भर के लेना, कुमड़े की पोपली डाल वाली नाकाम सिगरेट
मोहल्ले के गफ्फार टेलर का बीमार चाची जी को खून देना, मुक्तिबोध की सलाह, उनका स्क्रूटनाइज लफ्ज़ का पहली बार सुनना, बच्चों के लिए लिखना, खरगोश की खर माने गधा और गोश के मतलब कान वाली कविता का सुनाना और उन्हें याद होना। गर्ज ये कि एक दिन की मुलाकात को घूम घूम कर देखता दिखाता रहूँगा कि जाने कितनी बार मिला हूँ। ये भी मुमकिन है कि फ़ख्र व नाज़ से उनकी किताब खिलेगा तो देखेंगे, पर मिला ऑटोग्राफ लिखा होगा, आपसे मिलकर मुझे लगा कि बहुत अपने किसी से मिला, दोबारा मिलने की कई बार की मेरी ख्वाहिश। विनोद कुमार शुक्ल, 18 अगस्त 2024। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। वैसे हम सभी उम्र भर उस मौज फना के सिरहाने चलते रहते हैं जहाँ कभी खामोशी से खुद शामिल हो जाना है। पर अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। विनोद जी समुंदर में उतर गए हैं और हम उनकी पंक्तियों की लहरों में उन्हें देख रहे हैं। शुक्रिया। धन्यवाद सिराज। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजीव कुमार को। मैं पूर्व जी को ही देख के बोलूँगा। आप लोगों में से कितनों ने विनोद कुमार शुक्ल की कहानी गोष्ठी पढ़ी है मैं नहीं जानता, लेकिन गोष्ठी कहानी आलोचकों के बारे में है और आलोचक की उसकी जहालत और उसके आतताई होने की जैसी छवि उन्होंने बनाई है, उसका कोई आलोचक नहीं होना चाहेगा। तो हम लोग भी मजबूरी में आलोचक बने हुए हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि ये तमगा हट जाए, ये जो ठप्पा लगा हुआ ये न रहे। इसकी वजह से लिखना भी कम कर दिया, लेकिन फिर भी बोल के आलोचक बने हुए हैं। कई बार ये लगता है कि एआई के ज़माने में लेखन के मुकाबले भाषण ज़्यादा विश्वसनीय है और इसीलिए अब यही लेखक कहलाएंगे, यही आलोचक कहलाएंगे। दोस्तों, ये जो 1 जनवरी है, मेरी दिवंगत माँ और मेरे 92 वर्षीय पिता का भी जन्मदिन यही है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जातक के इस दिन जन्म लेने का सूचक नहीं है, वो किसी और ही चीज का सूचक है। वह सूचक है एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का, एक ऐसी पृष्ठभूमि जहां आपकी जन्मतिथि कोई याद नहीं रखता है और जन्मतिथि इस तरह याद रखी जाती है कि जिस साल बाढ़ आई थी, जिस साल भूकंप आया था, वगैरह वगैरह। और आप अपने घर में पहली पीढ़ी होते हैं पढ़ने वाले, जब दाखिले के लिए जाते हैं तो वहाँ हेडमास्टर अपनी सुविधा के अनुसार आपकी जन्मतिथि तय करता है और 1 जनवरी बहुत सुविधाजनक है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से विनोद कुमार शुक्ल को बिल्कुल नहीं जानता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसी पृष्ठभूमि से आते थे जो मेरे माँ पिताजी की पृष्ठभूमि है। संभवतः उनके घर में भी कोई पहले से पढ़ा लिखा न रहा होगा। व्यक्तिगत रूप से जानने का जो मसला है, मैं 2 या 3 बार रायपुर गया, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की मिलने की। आपको मतलब हो सकता है ये बड़ा अजीब लगे, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि लेखकों से व्यक्तिगत रूप से कम मिला जाए, ताकि उनके बारे में, उनकी रचना पर सोचते हुए कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन का ना आए। लेकिन विनोद जी के बारे में बहुत सारे लोगों से संस्मरण सुनते हुए और उनकी 1-2 वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हुए मेरे मन में उनके व्यक्तित्व की भी एक छाप है और वो छाप एक सरलतम व्यक्ति की है। और आप देखिए ना कि आज के समय में अगर किसी व्यक्ति के बारे में हर कोई ये जानता है कि वो बहुत कम पढ़ते थे, वो कोर्जी को नहीं जानते थे, उन्होंने कोर्जी के लिए लाइन लगाकर, दस्तखत लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े लोगों को देख के कहा कि मैंने तो किताब नहीं खरीदी है। इस तरह का भोलापन किसी व्यक्ति में हो सकता है, जबकि हम लोग अपने अनपढ़ होने को कितने आराम से छुपा ले जाते हैं। कोई ना कोई नाम रख देते हैं और ये साबित होता है कि हम पढ़े लिखे हैं। ऐसे समय में वह व्यक्ति अपने न पढ़े लिखे होने को बड़े आराम से स्वीकार करता है और सब लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये उनके सरल होने का एक बड़ा सबूत है। जहां तक इसका सवाल है कि व्यक्तिगत रूप से वो क्या थे और साहित्य में क्या थे, मुझे ये लगता रहा है, मैं भी उन लोगों में रहा हूं जिसकी ख्वाहिश थी कि इस निज़ाम के बारे में विनोद जी कभी बहुत मुखर होकर बोलते। आज मैंने आशुतोष भारद्वाज का एक पीस पढ़ा तो उसमें उन्होंने बताया भी है,
कि इंडियन एक्सप्रेस में उनके लंबे इंटरव्यू के कुछ हिस्से उन्होंने प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने अभी के दौर के बारे में कहा था कि मनुष्य इतना अकेला आज़ादी के बाद कभी नहीं था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इससे पहले मैं नहीं जानता था कि उन्होंने इसके बारे में कोई कमेंट किया है। पर एक चीज मैं बिल्कुल निश्चित रूप से जानता रहा हूं, और वो ये कि उनका साहित्य सचेत या अचेत रूप से प्रतिरोध का साहित्य है। अभी अशोक जी जो कह रहे थे कि वो जुगनुओं की टिमटिमाहट है, उसमें एक बहुत कंसिस्टेंट, बहुत व्यवस्थित प्रकाश नहीं है। मुझे लगता है कि वह भी शायद है, उसको सजग रूप से इकट्ठा नहीं किया गया है। मतलब विनोद कुमार शुक्ल चीजों को जिस तरह देखते हैं वो हमारे आपके देखने से बहुत अलग है, और इसीलिए वो जो कोना झांक आते हैं वो हमारे आपके झांके हुए कोनों से बहुत अलग है, और इसीलिए शक्ति संरचना के जिन आयामों पर उनकी निगाह जाती है वो हमारी आपकी निगाह जहां तक जाती है उससे बहुत अलग है। और ये नहीं होता अगर वो अपने साहित्य में लगभग बहकी सी बातें करने वाले व्यक्ति ना होते। तो मुझे ये जो बहकी बातें करने वाला साहित्य होता है, जिसमें सॉर्ट ऑफ मुक्त साहचर्य के द्वारा एक के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी चीज आती चली जाती है, वह साहित्य कई बार इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि हम बहुत तार्किक दृष्टि से जो इस व्यवस्था के आइडियोलॉजी के घेरे में हैं, वो बहुत व्यवस्थित तार्किक दृष्टि से चीजों को जैसे देखते हैं उससे अलग तरीके से देखने वाला लेखक होना चाहिए। और ये विनोद जी के यहाँ है, और इसी को मैंने एक दो जगह लिखते हुए कहा भी है कि जो विचारधारा है, जिससे मेरा आशय हमेशा यथास्थितिवाद की विचारधारा होता है, वो विचारधारा के भेदन का काम शुरू होता है। जब तुमको पढ़ना शुरू करते हैं तो वो विचारधारा के भेदन का काम करने लगते हैं, और ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं। मैं उन सबको यहाँ रखूंगा नहीं, लेकिन मुझे ये पंक्ति याद आती है नौकर की कमीज से कि दृश्य में अनगिनत चीजें होती हैं, पर किसी कारण से मालूम होती हैं, वैसे नहीं। तो ये जो दृश्य में अनगिनत चीजों का होना और किसी कारण से उनका आपके परसेप्शन में शामिल होना है, ये कारण कितने तरह के हो सकते हैं। आप जब विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ उतरेंगे तो पाएंगे कि वो बहकना एक बड़ा कारण है। अचानक संतू बाबू किसी के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कह जाएंगे जो आपको बड़ा अजीब लगेगा। जैसे एक बार वो दिखलाते हैं कि संतू बाबू ने पत्नी से बात करते करते बीच में ये सोचा कि जो चंद्रमा है ये एक गोल कटी हुई खिड़की है जिससे पीछे का प्रकाश हम तक पहुंचता है, और सूर्य भी शायद ऐसा ही है। अचानक इस बात के आने का कोई मतलब नजर नहीं आएगा आपको नौकर की कमीज पढ़ते हुए, लेकिन आप 3-4 पृष्ठ आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत लंबा पैराग्राफ चलता है जिसमें नरेटर ये बयान कर रहा है कि क्यों मुश्किल है लोगों को बगावत के लिए तैयार करना, और कैसे लोग अपने को आश्वस्त कर लेते हैं कि वो जैसे हैं उनको वैसा ही होना चाहिए। आप अगर उनसे कहेंगे कि ये जो खिड़की है इसे फाड़ दो और पीछे का पूरा प्रकाश ले लो, तो वो कहेंगे नहीं भैया नहीं, अभी जो आ रहा है कहीं वो भी न चला जाए। तो अगर लोग खड़े नहीं होते हैं चीजों के खिलाफ, तो खड़े न होने का कारण ये है कि वो ये समझते हैं कि जो उनको हासिल है वो भी निकल जाएगा हाथ से बेहतर पाने के चक्कर में, और बहुत तरह की बातें उसमें फिर आती हैं। तो मुझे हमेशा उनको पढ़ते हुए यह जो उनकी पहुंच है या चीजों को देखने का जो यह विचित्र तरीका है, यह विचित्रता आकर्षित करती रही है, और यह विचित्रता मुझे बनाए हुए सोचने के ढर्रे के बहुत खिलाफ जाती हुई हमेशा लगी है। मैं इसलिए उनको पसंद करता रहा हूँ। उनके जाने के बाद बहुत तरह की बहसें चलती रही हैं। कुछ लोग ये कहते रहे कि फांसीवाद के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ लोग ये कहते रहे कि वो फांसीवाद के बहुत बड़े प्रतिबद्ध समर्थक थे, कुछ ने ये भी कहा कि फांसीवाद के लिए उनके यहाँ कभी कोई विषय वस्तु आई नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी उनको कहने की। मुझे ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फांसीवाद पर ही नए सिरे से बहस शुरू हो जाए कि ये अभी आया है कि नहीं आया है, लेकिन ये नहीं हुआ। पर मैंने ये देखा कि उनके व्यक्तिगत जीवन से उनके साहित्य को लगातार मिला के ही देखने की कोशिश हुई है। संभवतः इससे बचना चाहिए साहित्य का मूल्यांकन करते हुए। मैं विनोद जी को मतलब व्यक्तिगत रूप से भी नमन करता हूँ, उनको व्यक्ति के रूप में भी बहुत आदर देता हूँ,
लेकिन मैं उनके साहित्य को बिल्कुल अलग पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उनको सादर करूँ। शुक्रिया संजीव। और आखिर में पुरुषोत्तम अग्रवाल। विनोद जी से मेरी पहली मुलाकात भोपाल में हुई थी। तब वाजपेयी जी 50 साल के हुए थे और वाजपेयी जी के अपने मुहावरे में वो उनके दुबले दिन थे, इसलिए बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। जो मित्र आए थे उनमें विनोद जी थे और उनके साथ 2 दिन बिताने का अवसर मुझे मिला था। और उन 2 दिनों में उनका व्यक्तित्व था जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन उससे मुझे एक बात समझ में आई कि विनोद जी पढ़े लिखे हों या ना हो, बहुत ज्ञान उनके पास हो या ना हो, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा ज्ञान और प्रज्ञा के बीच में अंतर करती है। विनोद जी बहुत ज्ञानी भले ही ना हो, प्रज्ञावान व्यक्ति थे और इसीलिए उनको ये महारत हासिल थी सहज रूप से कि जटिल को सरल और सहज बोधगम्य कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लेखक हम जानते हैं कि जिनके पास कुछ कहने को नहीं होता तो वो भाषा में तरह तरह की गुलाटें खाते हैं और एक तरह से पाठक के सामने चुनौती सी पेश कर देते हैं कि अगर मुझे नहीं समझे तो ना समझ तुम हो, गलती मेरी नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं समझते तो प्रॉब्लम इज योर्स, मैं क्या कहूँ उसके लिए। तो विनोद जी का लेखन इस लिहाज से आश्वस्तिदायक लेखन भी है कि सामान्य हिंदी जानने वाला भी उसे पढ़ सकता है और अपनी समझ अपनी सामर्थ्य के मुताबिक अर्थ निकाल सकता है। किसी भी बड़े लेखक की पहचान असल में यही होती है। ध्यान की जो विधियां हैं उनमें से एक ये है कि आप कांसे के बर्तन पर हल्की सी चोट लकड़ी से करें और उससे जो ध्वनि वलय उत्पन्न होता रहता है उसमें डूबने का प्रयत्न करें। इसको रणन कहती है। और आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के रस ध्वनि सिद्धांत में इसे श्रेष्ठ काव्य का सर्वोत्तम लक्षण माना गया है कि वो कितनी देर तक, कितनी दूर तक आपके मन में रणन का प्रभाव छोड़ती है, गूंजती रहती है। और ये एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। अधिक लालच नहीं करना चाहिए, संतोष करना सीखो। जो तुमसे बड़े हैं, अमीर हैं, उनकी नकल मत करो। जो तुमसे गरीब हैं उनको देखकर संतोष करो कि तुम कितने सुखी हो। तुम्हारी सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हालत तुम्हारी है उससे खराब ना हो, इससे तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी। तुम्हें अपने काम को ठीक करना है। दुनिया का काम अपने आप ठीक चलता है, जैसा चल रहा है चलने दो। उतनी ही आग और लकड़ी इकट्ठा करो जितनी खाना बनाने के लिए जरूरत है। दुनिया में आग लगाने की माचिस 7 समुद्र के नीचे है, भीग कर सैकड़ों वर्ष पहले खराब हो चुकी है। वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, दुनिया को कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम अकेले बदल जाओगे तो बुरी मौत मरोगे। मुझे शांति से मरने दो और तुम सब शांति से मरो। अब ये किसी को लग सकता है कि कहाँ विरोध है, कहाँ प्रतिरोध है। किसी को ये लग सकता है कि ये समर्पण है और किसी को लग सकता है कि ये बहुत ही सरल सहज शब्दों में गहनतम और कठोरतम व्यथा है और उतनी ही कठोर आलोचना है। तो इस अर्थ में वाकई पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। इस पर नहीं कि आपने वाक्य लिख दिया कि बैठे से अबैठे हो गए। अगर कोई कहे कि अबैठे का क्या मतलब होता है तो आप कहने लगे कि साहब आपको नहीं समझ आया तो मैं क्या करूँ। तो विनोद जी इस तरह के लेखन के विरुद्ध भी एक आवाज है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी भालचंद्र जी ने जो कही कि उनके वर्णन को पढ़कर आप विस्मित होते हैं, कोई पात्र विस्मित नहीं होगा। एक आदमी दफ्तर जा रहा है हाथी पर बैठकर, अजीब बात है, आप विस्मित होंगे। पात्र विस्मित नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं विस्मित हो रहे हैं कि उनके विस्मित ना होने में कुछ निहित है। और वो ये निहित है कि आप हम सब जिन चीजों का अनुभव करते हैं उनका एक अर्थ होता है जो हमारी निगाहों से ओझल रहता है और शायद वो ज्यादा मानी के लिए होता है। उस अर्थ को उजागर करना भाषा के जरिए असल में तो लेखन यही है। जैसा कि 20वीं सदी के आरंभ के
रूसी आलोचक और सिद्धांतकार विक्टर शुक्लोवस्की मानते थे। इसी को उन्होंने उसरानेनी का नाम दिया था। परिचित को अपरिचित बना देना। आप जो देख रहे हैं, जो आपके सामने है, वो अपरिचित सा लगे कि ये तो पहले कभी इस तरह देखा ही नहीं। और ऐसे प्रसंग, ऐसे टुकड़े विनोद जी के लेखन में बिना खोजे मिलते थे। और इसीलिए ये स्थिति होती है कि छोटे छोटे वाक्य हैं, बात से बात निकलती जा रही है, कौन हाथी पर बैठ गया, कौन खिड़की से कूद गया, कहाँ चांद आके खिड़की में लटक गया, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। पाठक विस्मित हो सकता है, पात्र विस्मित नहीं हो रहे हैं। पाठक इसलिए विस्मित हो रहा है क्योंकि लेखक उसके सामने अर्थ की वो खिड़की खोल रहा है जो उसने कभी खोलने की कोशिश ही नहीं की। विनोद जी से, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी, और उसके बाद एक बार रायपुर में उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलने का अवसर मिला था। और जैसा कि विनोद जी के साथ होता था कि उनके साथ ज़्यादा बातचीत, और मैं वैसे भी कोई ना तो उनका व्यक्तिगत मित्र था, न मेरी उनकी आयु में कोई समानता थी, तो ज़्यादा बातचीत का अवसर मुझे नहीं मिला। और मैं संजीव से सहमत हूँ कि खास करके जिस लेखक को आप बहुत पसंद करते हो, उसके व्यक्तिगत जीवन के प्रति जितना ज्ञान हो उतना अच्छा है, वरना आपका भी मोहभंग हो सकता है और लेखक का भी आपके प्रति मोहभंग हो सकता है। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लेखकों से आपका परिचय हो जाता है वो खराब लेखक होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूरी, अगर जिन लेखकों से आपका परिचय है तो इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उनको पढ़ते समय वो परिचय आपके आड़े ना आए। अंत में मित्रों, एक उनकी बहुत ही, जैसे एक और मिसाल देना चाहता हूँ। ये उपन्यास के आरंभिक पंक्तियों में से एक पंक्ति है जो इन दिनों सोशल मीडिया ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो सोशल मीडिया की कृपा से ये पंक्ति लगभग इस समय सूखती बन गई है। घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों को इस बात का बोध हुआ। इस एक पंक्ति से विनोद जी हमें हमारी भाषा का खोता हुआ मुहावरा याद दिला रहे हैं। मैं जब घर से जाता था, मेरी उम्र के बच्चे जब घर से जाते थे तो जीजी, हम माँ को जीजी कहते थे, जीजी अजय के घर जा रहा हूँ, आता हूँ। घर से आप सदा के लिए कभी नहीं करते। जब हम कहते थे स्कूली हिंदी के प्रभाव में कि हम जा रहे हैं, तो माता पिता हमें डांट के समझाते थे कि ऐसे नहीं कहा जाता। जब जाते हैं, सांकल लगा लो, आते हैं, दरवाजा बंद कर लो, आते हैं। जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। तो ये बात संस्कार में थी, धीरे धीरे ये संस्कार चला जा रहा है। विनोद जी जैसों का लेखन हमें हमारी भाषा के वास्तविक संस्कार से भी एक बार फिर से परिचित होने का अवसर देता है। शुक्लोवस्की जो काम चाहते हैं कि साहित्य करे, वो विनोद जी का लेखन कदम कदम पे करता है। अंत में मित्रों, जैसा मैंने कहा कि ये एक अगेन बहुत प्रसिद्ध कविता है, इस समय बहुत चर्चित है और उचित रूप से चर्चित होनी ही चाहिए। इस कविता के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि वो वर्णन उत्पन्न करेगी जो करना चाहिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और आज के कार्यक्रम के आयोजकों में राजकमल प्रकाशन है, अशोक माहेश्वरी जी की तरफ से, रजा फाउंडेशन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ में कविता पाठ में रंजन, पूर्व भारद्वाज, देवयानी, रजा हैदर, वंदना राग और सारे वक्ता मित्रों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।